बच्चे जब पैदा होते हैं ना, हम देखते हैं कि उनके सर काफी छोटे होते हैं। ये भी किसी किस्म की डिसेबिलिटी है। इनको माइक्रोसेफली कहते हैं, ये बीमारी है। गुजरात में वो शादोले की चूहे जिसे कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बारे में बड़ी अजीब अजीब सी लोगों ने अफवाहें फैलाई हुई थी। जिन लोगों का सर उनके धड़ की निस्बत ज्यादा बड़ा होता है, तो उसमें क्या चेंजिंग होती है? ये वो लोग होते हैं कि जिनके ब्रेन के अंदर पानी की मिकदार ज्यादा होती है, ये फॉलिक एसिड की कमी की वजह से। कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज हैं जो ब्रेन की वजह से होती हैं। एक और कंडीशन है जिसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। जितनी भी इस किस्म की माजूरियां हैं, इनके अंदर दवाई, टीका, इलाज, इससे भी ज्यादा माइंड पावर की जरूरत होती है। डिसेबिलिटी होती है, ये हमारी ब्रेन में चेंजिंग्स की वजह से होती है। माजूरी जो होती है ना, प्राइमरीली ये आपकी सोच में होती है, आपके जिस्म में नहीं होती। माजूरी क्या होती है? बच्चे माजूर क्यों पैदा होते हैं? माँ ऐसी कौन सी दवाई की लापरवाही करती है जिसकी वजह से उसके यहाँ माजूर बच्चे की पैदाइश होती है? कौन से ऐसे खास बच्चे होते हैं जिन्हें आने वाले वक्त का पहले पता चल जाता है? छोटे सर के बच्चे किस मेंटल डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं? तो आज ये हम सब बातें बिग बी डॉक्टर खालिद जमील से जानेंगे, तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें। आज का भी टॉपिक पिछली दफ़ा की तरह बड़ा मज़ेदार होने वाला है। डिसेबिलिटीज़ पे हम बात करेंगे, क्योंकि आप डिसेबिलिटीज़ को डील करते हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि अक्सर बच्चे जब पैदा होते हैं ना, और जैसे जैसे वो मतलब बड़े भी हो रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि उनके सर काफ़ी छोटे होते हैं। लाइक उनका नीचे वाला जितना भी धड़ है वो ठीक होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन उनका सर काफ़ी छोटा होता है। तो ये भी किसी किस्म की डिसेबिलिटी है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब बच्चा, नॉर्मल बच्चा जब पैदा होता है, तो आम तौर पे आप गौर कीजिएगा कि पैदाइश के फ़ौरन बाद उसका सर बहुत जल्दी बड़ा होना शुरू होता है। अच्छा। इसकी वजह ये होती है कि बच्चा जब माँ के पेट में 9 माह रहता है, तो ज़ाहिर है कि उसने जब डिलीवर होना है, तो एक ख़ास मखसूस साइज़ का सर होगा, तो वो डिलीवर हो पाएगा। ठीक तो है। इसलिए कुछ अरसे माँ के पेट में रहने के बाद ब्रेन की, दिमाग की ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है। अच्छा। यानी ब्रेन की तो रहती है, लेकिन स्कल का साइज। लेकिन जो ही वो इस दुनिया में आता है, तो उसके बाद फौरी तौर पे उसका जो ब्रेन का साइज है, हमें हेड का साइज, वो थोड़ा बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो ये तो एक नॉर्मल फिनोमेना है, दिस हैपन्स एवरीवेयर। लेकिन कुछ हमारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके सर छोटे रह जाते हैं या होते ही छोटे हैं। बिल्कुल। इनको माइक्रोसेफली कहते हैं, ये बीमारी है, माइक्रोसेफली। ठीक है। और मैं इसकी मिसाल आपको दूंगा। जिस तरह आपने ये मशहूर देखा होगा, गुजरात में वो शादोले की चूहे जिसे कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल मतलब अब तो हम वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन मैं सिर्फ लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो वो माइक्रोसेफलिक होते हैं, उनका बहुत छोटा सा सर होता है, ये माजूरी है। और ये जो सर उनका बहुत छोटा होता है, इसके बारे में बड़ी अजीब अजीब सी लोगों ने अफवाहें फैलाई हुई थी कि जिस तरह गुजरात के अंदर इन लोगों को, इन बच्चों के सर पे आयरन का, लोहे का खोल चढ़ा देते हैं ताकि उनका सर बड़ा ना हो। ये बड़ी मशहूर बातें फैली हुई थी। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन फिर हमने इस पे जाके कुछ रिसर्च की, और वहाँ गुजरात में कुछ दिन रहा मैं, और वहाँ पे मज़ार पे भी गया, लोगों से भी मैं मिला। ये ऐसी बातें सारी गलत है। अच्छा। प्राइमरीली माइक्रोसेफली जो है, ये जो दिमाग छोटा रह जाता है, इसकी 3-4 वजूहात हैं। अच्छा। जिनमें एक वजह तो ये होता है कि माएँ जो फोलिक एसिड नहीं इस्तेमाल करती। अब देखें कितनी सस्ती गोली है वो। बिल्कुल ऐसे है। फोलिक एसिड प्रेगनेंसी में थ्रू आउट लेना चाहिए। और ये ख़ास तौर पे जिन माओं को ये दही इलाकों में नहीं बताया जाता और नहीं दी जाती, उनके दिमाग फिर छोटे रह जाते हैं, माइक्रोसेफली हो जाती है। एक ये वजह है। दूसरी इसकी वजह होती है बाज़ वक़्त वो माएँ जिनके अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। फिर इसमें एक जेनेटिक एलिमेंट भी है कि कुछ फैमिलीज़ के अंदर, कुछ बच्चों के अंदर माइक्रोसेफली हो सकती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये फिर वो ज़ाहिर है कि जब ब्रेन छोटा होगा, तो उनकी फिर आगे से अगर आप देखें तो उनकी जो नशोनुमा है बॉडी की, वो भी कम होगी, कद छोटा रह जाएगा, दुबले पतले होंगे, बाद मोटे भी होते हैं। फिर इन बच्चों को आम घरों में तो जो हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो हम इनकी रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट होती है, थेरेपी होती है, फिजियोज होती हैं, ऑक्यूपेशन होती है, वो करके इनको बेहतर करते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो चढ़ावे पे वहाँ पे छोड़ दिए जाते हैं। चढ़ावे पे?
मतलब उस मज़ारों पे जिस तरह शाहदौला, हज़रत शाहदौला थे, हज़रत शाहदौला थे, ये एक बहुत बड़े, ही वॉज एन इंजीनियर, और ये मुग़लों के दौर पे दरियाए चनाब पे एक पुल बनाने आए थे। अच्छा। और बहुत ही अच्छे और मतलब लोगों की खिदमत करने वाले लोग थे। तो इन्होंने जब ऐसे बच्चों को देखा तो उनको इन्होंने पालना शुरू कर दिया। अच्छा। तो असल में अगर देखा जाए तो दुनिया में जो रिहेबिलिटेशन का कॉन्सेप्ट है ये इनसे शुरू हुआ। बिल्कुल। फिर इन्होंने उन बच्चों को पालना शुरू किया, फिर लोगों ने मन्नतें मानी कि जी हमारे यहाँ अगर बच्चा नहीं होता तो पहला बच्चा होगा तो हम इस मज़ार पे छोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता है ना बाद में फिर जब वो चले गए इस दुनिया से तो लोगों ने फिर वो उनका मज़ार के ऊपर एक किस्म का वो रस्म स्टार्ट हक कर जमाना शुरू कर दिया। तो ये बातें सारी जो हैं ये बस बनी बनाई हैं। हकीकत यही है कि माइक्रोसेफली या फोलिक एसिड की कमी की वजह से होती है, या जेनेटिकली होती है, या माँ को ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो इस वजह से। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि फॉलिक एसिड ना खाने की वजह से उनका जो स्कल है वो छोटा रह जाता है, तो क्या वो एबनॉर्मल भी होते हैं कि सिर्फ उनके स्कल का साइज छोटा होता है? नहीं, बिल्कुल जब सर का साइज़ छोटा होगा तो फिर एब्नॉर्मलिटी भी आ जाएगी। उनकी ओवरऑल जो बॉडी फंक्शंस होते हैं, इंटेलिजेंस कम होती है इनके अंदर। लेकिन एक लिहाज से मैंने देखा है रूहानियत इनमें थोड़ी ज़्यादा होती है। मतलब इनको जिसे कहते हैं ना इंट्यूशन ज़्यादा होती हैं। इसी को लोग जो है ना एक्सप्लॉइट करते हैं। हमारा अगर कोई प्रोग्राम देख रहे हैं दही इलाकों के लोग, तो उन्होंने देखा होगा कि ये जो मांगने वाले इनको ठेके पे लेते हैं इन बच्चों को उस मज़ार से, और फिर हमारे गांव वाले इलाकों में जाते हैं और वो जाके इन बच्चों को सिखाया हुआ होता है कि किसी औरत को देख के जो इसकी नई शादी हो, चूड़ियाँ पहनी हो, तो उनको जाके ना माथे पे यूँ मारते हैं, उन कहते हैं चूड़ी चूड़ी। अच्छा। कि अगर तुमने मुझे चूड़ी ना दी तो तुम्हारा बच्चा भी मेरी तरह होगा। ओह! वो फिर डर के मारे, खौफ के मारे या छुप जाती हैं। कई जो हैं वो इनको, तो ये उनके जो होते हैं ना मालिकान जो उनको ठेके पे लेते हैं, ये बाकायदा ठेके पे यानी बिकता तो नहीं पर ठेके पे दिए जाते रहे हैं। तो वो फिर इमोशनली ये बच्चे, इनको तो अकल नहीं होती ना, तो लेकिन इमोशनली इनको सिखा दिया जाता है और ये एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। बिल्कुल तो बच्चों को तो कसूर नहीं होता। लेकिन अब गवर्नमेंट इनके लिए, हम लोगों ने 1-2 प्रोजेक्ट बनाए थे। ये फाउंटेन हाउस का आपने नाम सुना हुआ है, रशीद चौधरी साहब, प्रोफेसर रशीद चौधरी, वेरी बिग नेम, यू नो। मैंने और उन्होंने मिल के हमने इस प्रोजेक्ट पे काम किया था और बहुत सी सजेशन दी थी। बिल्कुल ठीक है। हमने छोटे सर पे बात कर ली है, तो इसी के ऑपोजिट अगर हम चले जाएं तो कुछ लोगों के सर बड़े भी होते हैं। ठीक है, हम चूंकि हेल्थ वाइज प्रोग्राम करते हैं तो हम अवेयरनेस देना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को कि इस तरह की चीज़ें अगर आपकी बॉडी में आ रहे हैं तो आपने उसको इनिशियल लेवल पे कैसे पकड़ना है और कैसे उसको डील करना है। छोटे सर पे हमने बात कर ली, तो मुझे ये बताएं जिन लोगों का सर उनके धड़ की निस्बत ज़्यादा बड़ा होता है तो उसमें क्या चेंजिंग होती है? जिस तरह हमने माइक्रोसेफली की बात की, तो अगर सर बड़ा हो पैदाइशी तौर पे या बाद में भी हो तो उसे फिर हम हाइड्रोसेफलस कहते हैं। ठीक है। और हाइड्रो का मतलब होता है पानी, सेफिलिस का मतलब होता है ब्रेन। तो ये वो लोग होते हैं कि जिनके ब्रेन के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। अच्छा। क्योंकि हम सब के ब्रेन के आसपास भी पानी होता है और ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर भी पानी होता है। अच्छा। तो जब ये पानी ज़्यादा होता है तो जो हमारा ब्रेन है, आप कभी गौर कीजिएगा, जो छोटे बच्चे होते हैं ना 3-4 महीने के, उनके यहाँ पे हाथ लगाइए आप, पिलपिले होते हैं, सॉफ्ट होता है यहाँ सॉफ्ट से, वो होता आप है, हाथ थोड़ा लगा के ऐसे ऐसे भी करो कर तो फील सकते होता हैं। है कि स्किन अंदर जा रही है। हाँ। बिल्कुल ऐसा होता है। अब जो माइक्रोसेफली होती है ना, उसमें ये बोन्स जल्दी मिल जाती हैं। उनके अगर आप सर पे हाथ लगाएंगे तो पिलपिलापन नहीं मिलेगा आपको। जिन बच्चों का सर छोटा होता है। अच्छा। और जिनका बड़ा होता है उनका चूंकि अंदर पानी ज़्यादा होता है तो बोन्स इकट्ठी होने में देर लगती है, तो काफ़ी अरसे तक जब हाथ लगाएंगे तो वो थोड़ा थोड़ा पिलपिला। अच्छा, उनके अंदर दूसरी निशानी हो सकती है कि बाज़ औक़ात जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, पैदाइश के वक्त देखें तो वहाँ पे एक छोटा सा गुब्बारा टाइप चीज़ होती है जिसको हम मेनिंजोमायोसील कहते हैं, वो भी हो सकता है। तो ये फ़र्क है। और इसमें भी
जो है ना ये फॉलिक एसिड का मैं जिक्र कर रहा था, उसकी कमी की वजह से, क्योंकि फॉलिक एसिड हमारे न्यूरल ट्यूब जो है, ब्रेन का जो न्यूरो का हिस्सा है, उसको बनाने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो फॉलिक एसिड ना लेने की वजह से आप दोनों किस्म की डिसेबिलिटी में जा सकते हो, और जिनका सर बड़ा होता है वो भी एबनॉर्मेलिटीज़ का शिकार होते वो हैं। भी एबनॉर्मेलिटीज़ के शिकार हो सकते हैं। उनमें अगर बहुत से उसके फिर प्रोसीजर्स होते हैं, उनके अंदर बाज़ औक़ात उनका एक सर्जरी होती है, और एक्सेस पानी जो होता है उसका शंट डाल के तो वो पेट में पानी को पहुंचा दिया जाता है, और अगर पीछे कोई गुब्बारा हो मेनिंजोमायोसील का, उसको काट दिया जाता है। तो वो डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा डैमेज है, तो उसके मुताबिक फिर उसका इलाज किया जाता है। ये हो सकता है। कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज़ हैं जो ब्रेन की वजह से होती हैं, जो हमारी आंख से शायद दूर हो, लेकिन आप डील करते हैं उन डिसेबिलिटीज़ को, तो उनके बारे में आप बताएं प्लीज़। देखिए, इस तरह तो एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं आपको कॉमन डिसेबिलिटीज़ इन पाकिस्तान बताता हूँ। ठीक है। हमारे यहाँ जो कॉमन डिसेबिलिटीज़ हैं, वो उसकी 3 वजूहात हो सकती हैं। एक तो जेनेटिक हो सकती है, ठीक है। एक एक्सीडेंट या चोट की वजह से हो सकती है, और तीसरी बीमारी की वजह से या डिलीवरी या इस वजह से हो सकता है। अब मैं इसमें आपको जेनेटिक की पहले मिसाल बिल्कुल देता हूँ। ठीक है। हमारे यहाँ जेनेटिकली जो एक बड़ी कॉमन बीमारी है, वो पट्ठों की कमज़ोरी की बीमारी है, जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। ठीक है। अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में बच्चा पैदा ठीक होता है, पहले 6-7 साल तक, 5 साल तक वो ठीक रहता है। उसके बाद माँ बाप नोट करते हैं कि जब ये चलता है तो एड़ियाँ उठा के चलता है, बिल्कुल ऐसा होता है। और फिर वो कहते हैं कि जब वो नीचे बैठ जाए तो खड़ा होना मुश्किल होता है, अपने घुटनों को हाथ दबा के खड़ा होता है, इसको मेडिकली हम गावर साइन कहते हैं। और फिर बाद में जब वो 9-10 साल का होता है तो कंधे उठाना भी मुश्किल हो जाता है उसके लिए, और फिर 11-12 साल की उम्र तक वो बच्चा व्हील चेयर बाउंड हो जाता है। ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। और इन बच्चों में बाज़ औक़ात हार्ट का भी इशू होता है, जिस तरह पट्ठों के अंदर मसल्स वीक हो रहे होते हैं, दिल का पट्टा भी वीक हो सकता है। और ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन दैट कुड बी अ टर्मिनल पार्ट और अ पॉइंट इन हिज लाइफ। तो ये डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये एक बहुत कॉमन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अब देखने में आ रही है ये बीमारी। तो एक ये है। इसमें मुझे बताइएगा कि ऐसा भी होता है कि जब ये व्हीलचेयर बाउंड हो जाते हैं तो इनके ये जितना भी सारा पोर्शन होता है ना, शोल्डर्स, बाजू, टांगे, वो ज़्यादा पतली पतली होती हैं और बारीक होती हैं। इनके अंदर जो तो पर्टिकुलरली ये डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसका मैं कह रहा हूँ, इसमें पतली होती हैं, लेकिन जो पिन्नियाँ होती हैं ना, पिन्नी से मतलब है टांग, हमारी काफ मसल्स, वो एबनॉर्मली मोटे हो जाते हैं। अच्छा, देखने में लगता है कि वाह भाई वाह, इसका तो जो टांग बड़ी मोटी हो रही है, लेकिन वो एक्चुअली असल पट्ठा नहीं होता, फाइब्रोसिस होता है या फैट होती है वहाँ पे। इसी तरह बात वक्त कंधे, इनके इन जगहों के ऊपर भी मोटापा नज़र आता है, हालांकि वो मोटापा नहीं होता। तो इसलिए ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है ना, फिर ये इसकी एक और किस्म होती है जिसमें बच्चा 12 साल नहीं बल्कि 26-28 साल तक चलता फिरता रहता है। अच्छा। और फिर इसकी एक और किस्म होती है जिसको हम लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। उसमें जो मरीज़ होता है वो 40-45-50 साल तक भी चलता फिरता रहता है। तो ये बाकायदा इसका ट्रीटमेंट कम इसकी रिहेबिलिटेशन वो की जाती है। मैं आपको छोटा सा एक वाक़या बताता हूँ। मेरी एक किताब है तीसरा जन्म, जो मेरी ऑटोबायोग्राफी है, तो वो काफ़ी पढ़ी जाती है। तो एक दफ़ा एक लड़का आया, तो उसने, वो बड़ा डिप्रेस था, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पेशेंट था, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। तो वैसे ही मैंने उसको, ट्रीटमेंट तो मैं कर ही रहा था, मैंने कहा बेटा तुम मेरी किताब पढ़ो। तो वो मैट्रिक में था, तो वो 2 साल के बाद आया, तो मेरी किताब को उसने काला किया हुआ लिख लिख के कहने लगा जी मैंने पता नहीं 50 दफ़ा ये किताब पढ़ी है, और मेरा एफएससी का रिज़ल्ट आया है और मैं 1050 नंबर लिए मैंने। अच्छा, माशाल्लाह। और वो मोटिवेट होता रहा, बिकॉज मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तो आई वाज ऑन व्हील चेयर फॉर लिटिल वाइल। तो अब उसने ना अप्लाई किया किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में, तो इन्होंने उसको एडमिशन ये कह के नहीं दिया कि तुम व्हील चेयर पे हो तो तुम्हें हम कैसे दाखिला दे सके। तो वो फिर डिप्रेस हो के मेरे पास आया, कहने लगा जी मैंने तो सारा मोटिवेट होके इतने नंबर लिए थे, तो ये तो
तो मुझे याद है, ये आज से कोई तकरीबन 15-18 साल पहले की बात है। तो मैं भी बड़ा, तो आई वेंट टू द वाइस चांसलर, उस ज़माने में प्रिंसिपल हुआ करते थे, वीसी नहीं हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हमारा बोर्ड है। सो टू कट इट शॉर्ट, आई वेंट टू द कोर्ट। तो मैंने वहाँ पटिशन की इनके वालिद साहब के थ्रू। फिर इसी तरह हमने, आई वेंट टू द चीफ मिनिस्टर। मैं मियाँ शहबाज वाज द चीफ मिनिस्टर, यू नो, सो आई वेंट टू हिम ऑल्सो। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा एक ज़्यादती के, एक लड़का एक डिसेबिलिटी का शिकार हो के व्हील चेयर पर बैठ के 1000 से ऊपर नंबर ले रहा है, आप उसको इसलिए दाखिला नहीं दे रहे कि वो व्हील चेयर पे है, तो ओपन मेरिट पे आया है ना। तो एनीवे उसको एडमिशन मिल गया, माशाल्लाह एडमिशन मिल गया। और उसके बाद उसको उसके लिए उन्होंने एक लिफ्ट भी पैसे गवर्नमेंट ने दे के लगा ली, माशाल्लाह। अच्छा, अब एक दिन क्या हुआ, ये जो मैं असल बताना चाह रहा हूँ आपको बात, एक दिन क्या हुआ कि वो पढ़ता रहा, मेरे पास आया करता था, मैं उसको वो करता था, मोटिवेट करता रहा। एक दिन उसके दोस्तों ने आके बताया कि उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया। तो मैंने कहा क्या हुआ है? तो पता ये लगा कि किसी प्रोफेसर ने क्लास के अंदर उससे पूछा तुम्हें क्या है? उसने कहा मुझे तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। तो उसने कहा तो तुम्हें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तुमने तो कुछ सालों के बाद मर जाना है। तो ये तो डिसेबिलिटी के, ये तो सारे मर जाते हैं। तो तुम्हारे अब्बू ने दुकान भी अपनी बेच के तो तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे साथ हैं, तो तुम यू आर वेस्टिंग टाइम। तो वो चला गया डिप्रेशन के अंदर। उसने कहा मैं क्यों पढ़ूं और मैं क्यों सब कुछ करूं। और उसका अब्बा जो था वो उसके साथ हॉस्टल में बेचारा सब कुछ छोड़ के रहता था। अब बात मुझ तक आई। अब मैंने कहा मैं इसको कैसे रीमोटिवेट करूं। मैंने फिर एक झूठ बोला, और बाज़ औक़ात कुछ झूठों के अंदर बड़ी ताकत होती है। तो मैंने उन्हें कहा कि इसको दोबारा लेके आओ मेरे पास। और उस ज़माने में फ़ौजी आए हुए थे ट्रेनिंग के लिए मेरे पास यूनिफॉर्म में, तो वैसे बड़े वो स्मार्ट लगते हैं, तो स्टूडेंट थे सारे। तो उन्हें मैंने कहा कि भाई तुम इसको एग्जामिन करो एंड टेल हिम दैट द डायग्नोसिस विच देयर प्रोफेसर हैज़ मेड वाज रॉन्ग। तुम्हें मस्कुलर डिस्ट्रोफी तो है, लेकिन ये वाली नहीं है, वो वाली है जिसमें तुम जिंदा रहोगे। और फिर हमने उसका एक एग्जामिनेशन किया, उसको हमने बहुत ही मोटिवेट किया। ही वॉज बैक टू लाइफ। वो डॉक्टर बना, माशाल्लाह। वो डॉक्टर बनने के बाद उसने जॉब की, उसने शादी की। बट ही वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट कि कोविड के अंदर उसको वो लंग्स की नमोनिया इन्फेक्शन हुई एंड ही अल्टीमेटली डाइड। तो ये तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जितनी भी इस किस्म की माजूरियाँ हैं, इनके अंदर मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। दवाई, टीका, इलाज, इससे भी ज़्यादा माइंड पावर की ज़रूरत होती है। यू नो, अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो दे मस्ट एनकरेज देम। उनके सामने, बच्चों के सामने उल्टी सीधी बातें ना करें। कभी भी किसी बच्चे को बद्दुआ ना दें। बाज़ औक़ात हम कह देते हैं ना कि यार ये क्या मुसीबत बना हुआ है हमारे। ये एक जुमला क्लाशनकोफ की 100 गोलियों से ज़्यादा ख़तरनाक होता है एक माजूर आदमी के लिए। सही बात है। हमारे यहाँ ना ताना दे जाते हैं। हमारे यहाँ माजूरी को हमारे एक मिनिस्टर था चौहान, पूरा उसका ना, तो उसने एक बयान दे दिया कि ये जो डिसेबल बच्चे पैदा होते हैं ये माँ बाप के गुनाहों की सज़ाएँ। Oh my God. एंड देन यू नो आई डिड अ कॉन्फ्रेंस, और मैं खूब उस पर बोला और मैंने बहुत सुनाया और पूरे सब लोगों ने मेरा साथ दिया। ये जो डिसेबिलिटी के लोग होती हैं ये सज़ा नहीं होती माँ बाप को, ये तो सारी ये मैं तो बल्कि उल्टा कहता हूँ ये अल्लाह की इनायत होती है। इनायत होती है। अल्लाह मियाँ देखें, हम 4-5 लोग अगर यहाँ बैठे हैं ना, तो मुझे एक गिलास पानी पीना है, तो मैं जिससे मंगवाऊंगा उसको थोड़ी तकलीफ दूंगा ना, तो मैं गैर को नहीं कहूँगा, जो मेरा करीबी होगा उसे मैं कहूँगा जाओ मेरे पानी ले आओ। तो अल्लाह मियाँ जब तकलीफ़ें बांटते हैं ना, खुशियाँ तो बांटते हैं, उन तकलीफ़ों में अपने जो सगे ज़्यादा करीब होते हैं ना, उन्हें कहते हैं अच्छा भाई तुम ये बोझ उठा लोगे, तुम उठा लो, क्योंकि मैंने इस कायनात में डाइवर्सिटी तो पैदा करनी है ना। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल हम ऐसे। इंसान जो है ना, जिनको माजूरी या बीमारी, कोई गोरा, कोई सांवला, कोई मोटा, कोई पतला, हम मुख्तलिफ फूलों के कलर्स की तरह है ना, कोई लाल गुलाब है, कोई पीला है, कोई काला है, कोई, बिल्कुल ऐसा। तो इसलिए ये अल्लाह ताला की ये मतलब आई हैव गॉन थ्रू दिस एंड आई एम गोइंग थ्रू दिस फेज।
मैं तो आई फील वेरी प्राउड माशाल्लाह। कि अल्लाह की नजर करम है कि उसने मुझे चुना, या एक शख्स को जिसको माजूरी है कि उसे चुना कि उसको ये वक्ती तकलीफ दे। आप कायनात की टाइमलाइन देखें ना, तो ये 60 साल 70 साल की ज़िंदगी, 75 साल की ज़िंदगी, ये तो एक नुक्ते के बराबर है। जो आपने अभी सारी बातें की हैं ना, ये तो इतनी बड़ी मोटिवेशन है अगर कोई इसे समझे, ठीक है, कि मतलब एक इंसान जो खुद माजूरी से गुजर है और फिर डिफरेंट माजूरियों को डील भी करता है, मुख्तलिफ लोगों की ज़िंदगी को आसान भी बनाता है, और वो खुद कह रहा है कि मैं प्राउड फील करता हूँ इस चीज़ पे कि अगर मैं इस चीज़ से गुजर रहा हूँ तो मुझे किसी किस्म का अल्लाह से या किसी और से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, बल्कि ये इनायत है। इनायत तो है। अगर वो पेरेंट्स भी समझ जाएं कि अगर घर में कोई एक बच्चा ऐसा है तो वो कोई आप पर सज़ा नहीं है, वो कोई मुश्किल नहीं है, वो पता नहीं आपके लिए कितनी आसानियाँ कर देगा। तो एग्जैक्टली। ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ये बताएं कि हमने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को डील कर लिया, इसके अलावा और ऐसी कौन सी डिसेबिलिटी है हम जी जिससे बच्चे डिफरेंट गुजर हैं? हमारे यहाँ देखा एक और कंडीशन है जिसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। हम्म। अच्छा, डाउन सिंड्रोम जो है ना, ये अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े प्यारे प्यारे से गोल गोल चेहरे वाले बच्चे, हम्म। जिनकी आंखें भी गोल गोल होती हैं, और बाज़ औक़ात इनकी थोड़ी ज़ुबान बाहर निकली होती है, नहीं भी निकली होती, और ये एक जैसी इनकी शक्लें होती हैं। या आप गौर कीजिएगा, ये दुनिया के किसी भी इलाके में रहेंगे तो इनकी शक्लें ना थोड़ी चाइनीज़ टाइप होती हैं, और इनका नाम भी इसलिए मंगोल पहले कहा करता था कि मंगोलिया के लोगों की तरह अच्छा। फीचर्स होते हैं। अच्छा। तो दे आर अच्छा, इनकी एक और अलामत ये होती है, जो सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि ये बच्चे जो है ना, ये खुद को बड़ी इम्पोर्टेंस देते हैं। अच्छा। बड़ा साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं, म्यूज़िक के शौकीन होते हैं। अगर कहीं ढोल बज रहा हो तो इनके अंदर इनबिल्ट एक इनका सॉफ्टवेयर होता है कि इनको डांस करना आता है, तो ये डांस करना शुरू कर देते हैं, खुश होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो हमारे हाथ की हथेली है ना, इस पे ये जो मुख्तलिफ लकीरें हैं जिनको पामिस्ट पढ़ते हैं, और इनकी एक ही स्ट्रेट लाइन होती है। अच्छा। हाँ। इनकी और ये लाइंस नहीं है? हाँ, होंगी, लेकिन ये जो है ना हमारी हार्ट की और ब्रेन की लाइन जो है, ये प्रोमिनेंट ये है। एक ही होती है इनकी। अच्छा। इसको जो है ना, ये स्ट्रेट पामर क्रीज भी कहते हैं, कि पाम के अंदर ये स्ट्रेट क्रीज होती है। ओके। तो ये इनकी निशानियां होती हैं, और ये ज़हनी तौर पे थोड़े से स्लो होते हैं, और इतने बेहतर हो जाते हैं कि ये खा पी सकें, पूरा बोल नहीं सकते लेकिन कम्युनिकेट कर लेते हैं। और फिर इनके अंदर मैंने देखा है कि, मुझे याद है मैंने टीवी पे, आज से कोई 40 साल पहले की बात है, जब पहली दफ़ा प्रोग्राम करना शुरू किया, तो मॉर्निंग शो के अंदर मुझे एक सेगमेंट मिला। तो जो उस वक्त के जीएम थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, सुबह का टाइम होगा तो आप डिसेबिलिटी पे प्रोग्राम करेंगे। तो लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, सुबह की आगाज़ कर रहे होते हैं, तो पैथेटिक लगेगा। तो मैंने कहा, सर आप मुझे एक स्लॉट दें 3 महीने का, तो बंद कर दिएगा प्रोग्राम। मैं इन बच्चों को लेकर आया, इन बच्चों से मैंने बातें की, इनसे खेल खेला, इनकी मैंने रिहैब किया। वो इतने प्यारी बातें करने वाले कि वो प्रोग्राम मेरा जो था उसका नाम था रोशनी। वो प्रोग्राम ये मुस्तनसर हुसैन ताड़ड़ किया करते थे, माशाल्लाह। तो उसके अंदर चलता था। तो वो मेरा प्रोग्राम फिर 4.5-5 साल तक चलता रहा। माशाल्लाह। तो आई शोड देम। तो ये इनका वो है। इन बच्चों की एक और खूबी मैंने देखी है, इनमें इंट्यूशंस होती हैं। मैं आपको बड़ा अजीब सा एक वाक़या सुनाने लगा हूँ। हमारा एक पेशेंट था, उसका ताल्लुक़ था इधर शादबाग के इलाके से। ठीक है। तो वो अपनी माँ से अटैच था, बाप से भी थोड़ा बहुत, और एक बहन थी उससे भी अटैच था, और अपनी दुनिया में जैसे गुम खुश गमी में हिस्सा लेना। माँ उसकी बीमार हो गई, बीमार इतनी हुई कि उसको कैंसर था। अब उन्होंने उसको आके मियो हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया। तो ये बच्चा जो है ना, ये घर में इसकी बहन और उसका बाप उसको लॉक करके कुछ देर के लिए आते, माँ को मिल मुल के खाना वाना दे के भी चले जाते, ये अकेला घर में रहा करता था। अच्छा। माँ बीमार से बीमार होती गई,
और एक दिन ऐसा हुआ कि वो बहुत सीरियस थी, ये उसको लॉक करके आए थे, लेकिन ये जब आके उस पे उसकी बेड पे आए तो बड़े हैरान हुए कि वो लड़का पहले से ही वहाँ पे मौजूद था। अच्छा। So they were surprised and they asked everybody, how did he come here? So nobody had an answer. They said he just walked in. उसके हाथों में फूल थे, जैसे वो दाता साहब से या कहीं से फूल लेकर आया था। और उसने अपनी जो माँ थी उसके सर के ऊपर अपना सर रखा हुआ था, किसी बातें नहीं कर रहा था। और कुछ देर के बाद डॉक्टर्स ने जब राउंड किया तो उन्हें पता लगा और डिक्लेयर कर दिया कि द मदर हैज़ डाइड। अच्छा, अब वहाँ पे वो सारा, आपको पता है जब हॉस्पिटल में डेथ हो तो डेथ सर्टिफिकेट बनाना, बिल्कुल। रोना धोना शुरू हो जाता है। तो वो जब सारा कुछ सेटल हुआ तो उन्होंने देखा बच्चा गायब है। अच्छा। हाँ, फिर वो गायब हो गया। अब वो घर वाले के, हम तो लॉक लगा के आए थे, इसको तो मेयो का रास्ता भी नहीं पता, तो ये कैसे आ गया यहाँ पे। खैर वो बात आई गई हो गई, फिर उसके बाद बहुत अरसा गुजर गया, वी डिडंट नो। यानी उसे उधर बैठे ही ये पता चल गया कि मेरी मदर की जो है वो डेथ हो गई, और वो किसी ना किसी तरह उसको घर पे ही पता लग गया था। और वो घर से कैसे पहुंचा वी डोंट नो। कुछ, मैं तभी कहा ना कि इनके अंदर ये जो हमारे डाउन सिंड्रोम के बच्चे या और वो बच्चे जो जिनको हम सो कॉल्ड स्लो लर्नर कहते हैं, तो अल्लाह ताला ने इनके अंदर जो रूहानी एस्पेक्ट होता है, इंट्यूशनल एस्पेक्ट होता है, वो ज़्यादा होता है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि बहुत अरसे साल गुजर गए, तो एक दफ़ा उसकी बहन मेरी ओपीडी में आई, मेयो में। तो उसने कहा मुझे पहचाना? मैं कहा नहीं, मैं नहीं पहचाना। तो कहने लगी मैं वही हूँ। तो मैं कहा हाँ तुम्हारे भाई का था। कहने लगी हमें मिला नहीं उसके बाद वो। अच्छा। हाँ, हमने बहुत तलाश किया, हम दाता साहब ढूंढते रहे, हॉस्पिटल्स में ढूंढते रहे, पुलिस में रिपोर्ट्स लिखाते रहे, बट नोबडी न्यू कि वेयर डिड ही गो। तो ये वो वाक़यात हैं जो कि आई मीन वी हैव विटनेस्ड। अच्छा, इसी तरह एक और बच्चा था, वो उसके बारे में ये मशहूर था कि जिस तरह होता है ना मोहल्लों के अंदर वो बच्चे फिर इनको तंग करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ऐसा इनके साथ आवाजें कसते हाँ, हैं फिर या पेट इनके थोड़े बड़े हो जाते हैं तो गुदगुदी करेंगे। खैर तो इन्हें बड़ा गुस्सा आता है, दे हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। तो वो क्या किया करता था बच्चा कि वो वैसे ही ना अपनी जब मनमोज में आता तो कोई पत्थर उठा के किसी के दरवाजे पे मारता, फिर लोग उसे मना करते, फिर मारता, कुछ 5-6 पत्थर मारता, तो वो शिकायत करने आते। तो कुछ सिलसिला ये चलता रहा, तो लोगों ने एक ऑब्जर्व किया मोहल्ले में कि जहाँ ये 5-6 थे वो पत्थर मार देते हैं ना, आम तौर पे उनके घर में कुछ आमदनी होती है, वो घर छोड़ के कोई नया घर खरीद लेते हैं। अच्छा। तो अब क्या हुआ कि लोग बाकायदा उसको पत्थर दिया करते थे कि हमारे घर पे मारो। वो नहीं मारा करता था, नहीं मारता था। अच्छा, इसी तरह कुछ लोग उसके पास आते, और ये अल्ट्रासाउंड तो अब आया ना कि जो बताते थे कि लड़का होगा कि लड़की होगी, तो उससे पूछा करते थे। मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा, उसका नाम लेके पूछा करते थे कि हाँ भाई तुम बताओ कि यहाँ इनके यहाँ क्या होगा। तो वो कहा करता था चिरी यानी चिड़िया। अच्छा। चिड़ी या चिरा, चिड़िया या चिड़ा। तो वो तकरीबन 99% वो कहते हैं वो ठीक हुआ करता था। मुझे ये बताएं, ये इंट्यूशन कैसे होती है? आप तो ये डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, कभी कभार आम इंसान को भी हो जाती है, और वो जब आगे देखता है तो वो काफ़ी हद तक सही भी होती है। देखिए, जो इंट्यूशन है इस पे तो कभी हम बात कर सकते हैं और बहुत लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 लफ्ज़ों में आप मुझसे पूछें तो आई थिंक मन की, दिल की और रूह की प्योरिटी जो होती है ना, वो आपके अंदर इंट्यूशन पैदा करती है। द मोर ऑनेस्ट, द मोस्ट प्योर यू आर। जो इंट्यूशन है ना, इसका मतलब होता है कि आने वाले आने वाले वक्त का आपको अंदाजा हो जाता है। बिल्कुल। अब सबसे ज़्यादा जो इंट्यूशंस होती हैं ना, मतलब आम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, एक तो वो होते हैं ना अल्लाह वाले होते हैं, जो बहुत प्योर लोग होते हैं। कई ख्वाब इंट्यूशनल होते हैं।
आपको ख्वाब में पता लग जाता है कि कोई बुरा होने वाला है, ऐसा कुछ होता है। अच्छा होने वाला है, और ऐसा हो भी जाता है। तो मैं बस जो इसको सम अप यही करूँगा कि जो लोग जितने मन के प्योर होते हैं, दिल के प्योर होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, उनके अंदर इंट्यूशन आ जाती है। इस पे एक और सवाल है मेरा कि ये जो इंट्यूशंस हैं ये आपको अच्छे वक्त का भी पता चल जाता है कि सिर्फ बुरे वक्त का ही पता चलता है? नहीं, दोनों वक्त इंट्यूशन तो है ना। इंट्यूशन इज लीपिंग इन टाइम अहेड ऑफ यू। आप इसी आप जिंदगी में जो है ना, जो टाइम लाइन है उससे थोड़ा सा आगे चले जाते हो ना। 2 इंसिडेंट ऐसे आए थे लाइफ में कि मुझे पहले एक मैंने ख्वाब में ऐसा देखा था कि मेरे भाई की डेथ हो गई थी और वो 1 घंटे बाद हो गई थी। और एक मेरे फादर की डेथ से जब वो हॉस्पिटल जाने लगे थे उससे 3 घंटे पहले मुझे पता चल गया था कि मेरे से कोई मेरा अपना बहुत दूर जाने वाला है और मैं अपने घर में सबको ऑब्जर्व करी थी कौन दूर जाने वाला है। लेकिन 2 दिन के बाद मेरे फादर की डेथ हो गई थी और सही मेरी वाइब ये थी कि मेरे से कोई मेरा अपना बहुत दूर जाने वाला है। मैं खुद को कह रही थी कौन इतना दूर जा रहा है कि मैं फील कर रही हूँ। तो ठीक 2 दिन के बाद मेरे फादर की डेथ हो सो गई ऑल थी। आई थिंक जब हम प्योरिटी ऑफ सोल की बात करते हैं, दिल की प्योरिटी की बात करते हैं, ऑनेस्टी की बात करते हैं, तो इनमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग जज्बा होता है ना, वो मोहब्बत का होता है। पीपल यू लव, पीपल यू केयर, यू सी, उनके दिल आपके दिलों की रिदम के साथ धड़कते हैं। आप देखें ना, एक माँ जो कि पाकिस्तान में बैठी है और उसका बेटा कनाडा में बैठा हुआ है, उसका जब एक्सीडेंट होता है तो इधर माँ का दिल धड़क रहा होता है, उसको ख्वाब आ जाती है, इशारा मिल जाता है। ये सारी इंट्यूशंस है जिसको हम सिक्स सेंस कहते हैं। यू सी, दैट कैन ऑलवेज ट्रेवल अहेड ऑफ यू। और मैंने देखा है जितने पत्थर दिल लोग होते हैं, सख्त दिल लोग होते हैं, हकीकत में कुछ तो होते हैं ना कि जो पत्थर दिल नज़र आते हैं लेकिन अंदर से बहुत नर्म होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। जो वाकई बहुत सख्त दिल होते हैं, ऑनेस्ट नहीं होते। देखिए, मेरा तजर्बा ये कहता है कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ऑनेस्टी अपने से करनी चाहिए। वेरी ट्रू। इफ़ यू आर नॉट ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, हाउ कैन यू बी ऑनेस्ट टू अदर्स? एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड, यू नो, लव हिमसेल्फ मोर देन एनीबडी। वो एक अलग बात है कि कुछ लोग इतने फिर प्यारे हो जाते हैं कि आप जो नॉर्मल हमारे रूल्स ऑफ लाइफ है वो उनसे क्रॉस कर जाती है। तो जनरली स्पीकिंग तो डिसेबिलिटी में तो ये मैंने देखा है, रिहेबिलिटेशन में, बहाली में मैंने देखा है। यू सी, यू गॉट टू ट्रीट योर पेशेंट्स नॉट ओनली बाय फिजिकल मीन्स कि आपने उसको एक टांग लगा के दे दी मसनूई तो आपने कहा कि ओहो मैंने इसको, नो, आपने उस जो टांग लगा के दी जिस पे उसने चलना शुरू किया, उसके साथ उसके दिल की धड़कन भी ठीक करनी है, उसके दिमाग की वेव्स भी ठीक करनी है। मुझे ये अभी टांग कटने की और बाजू की, इसे हम एम्पुटेशंस कहते हैं, मुझे इससे एक वाकया याद आ कि हम लोग बाज़ औक़ात जो है ना, मेरे पास एक लड़की आई ट्रीटमेंट के लिए, तो उसने कहा कि जी मेरे कंधे में बड़ा दर्द है। तो शी वॉज फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, तो वो माँ बाप भी बड़ी केयर कर रहे थे। तो खैर मैंने ट्रीटमेंट दिया कुछ अर्सा में। अब ऐसा होता है कि जब पेशेंट आए और यंग आए तो फौरी तौर पे तो कोई बहुत बड़ी बीमारी आप नहीं सोचते, तो आपने कहा पट्टों का पुल होगा, नहीं ठीक हुई, तो मैंने कहा आप एक्सरे करा लो। अगले विजिट में एक्सरे किया तो उसमें कोई थोड़ा सा हमें शक पैदा हुआ, तो मैंने कहा नया सीटी आया था, मैं तुम सीटी स्कैन करवा लो। जब सीटी स्कैन करवाया तो उसके अंदर पता लगा कि उसकी ट्यूमर है। अब वो ट्यूमर देख के तो अब आप किस मुंह से उसके माँ बाप को बताओ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बताना भी है उसको। तो वो उस लड़की को मैंने बाहर भेज दिया, तो उसके वालिद को मैंने कहा ये तो लग रहा है, अब इसकी या तो मैं बायोप्सी करनी पड़ेगी तो या मैं रेफ़र कर रहा हूँ आपको। तो वो पहले तो हम डिनाइल में होते हैं ना, बिल्कुल वी गोइंग टू स्टेट ऑफ डिनाइल कि नहीं वो डॉक्टर साहब ये भी तो हो सकता है कि ये रिपोर्ट गलत हो, ये भी तो हो सकता है, दूसरा ओपिनियन ले लेने हैं। मैंने कहा आप 2-3 ओपिनियन लो, बिल्कुल, देन कम बैक टू मी इफ यू ट्रस्ट मी।
तो खैर वो गए, उन्होंने ओपिनियन दिए, वो फिर मेरे पास आए, कह लेंगे कि जी वो तो है, अब हम क्या करें। तो मैंने कहा कि इसकी एम्पुटेशन करनी पड़ेगी। एम्पुटेशन क्या होता है? काटना पड़ेगा। ओह, वो कहने लगे डॉक्टर साहब इतनी हमारी प्यारी बच्ची, 21 साल इसकी उम्र है, तो इसका आप कह रहे हैं कि जी बाजू काटनी पड़ जाएगी, तो इधर रह की जाएगा। तो मैंने कहा ये तो वरना ये आपको पता है ये फैल जाता है, सार्कोमा है। सार्कोमास यू नो दे आर वेरी ख़तरनाक किस्म के ट्यूमर्स होते हैं। तो अल्टीमेटली वो ना चले गए, बल्कि थोड़े से नाराज़ भी होके चले गए कि जी ये क्या बात हुई। तो इतनी साइंस ये हमारे यहाँ बड़ा जुमला है जो मैं सुनता हूँ ना, साइंस डॉक्टर साहब इतनी तरक्की कर गई है और पैसों की आप परवाह ना करें, और बट पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग, साइंस इज़ नॉट एवरीथिंग। वेरी ट्रू। अगर तो साइंस और पैसा सब कुछ होता तो अमीर आदमी मरता ही ना, अमीर आदमी को मौत ही ना आती। हमारी जो मॉडर्न साइंस है ना वो ये कहती है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो ये साइंस भी कह रही है कि आपके आने का और जाने का वक्त मुकर्रर कर दिया है। यस, इलाज से क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सकती है, बिल्कुल, लेकिन लेंथ ऑफ लाइफ बेहतर नहीं हो सकती। खैर वो लड़की चली गई। अब वो 6-7 महीने के बाद ना उसका वालिद आया, तो कहने लगा जी वो हम यहाँ पे ना, मैं खैर नाम नहीं लेता, इवन उस सड़क का भी नाम नहीं लेता, वहाँ पे बहुत लोग कोई हकीम टाइप थे, उनको हम दिखाते रहे, तो उन्होंने हमें कोई कहा ये और ये करके, तो वो तो बहुत बड़ा हो गया है, फोड़ा सा बन गया है, तो चलें जी आप एम्पुटेशन कर दें, हम ले आते हैं कल उसको। तो मैंने कहा तुम ऐसा करो कि अब तो उसको लाने से पहले उसका एक लंग्स का एक्सरे करो और बोन स्कैन करवाओ कि वहाँ तक तो नहीं कि चला कहीं और जगहों में तो नहीं जा चुका। बिल्कुल। एंड यू सी ही वाज वरीड। वो गया और वो अगले कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिन के बाद वो आके स्कैन, उस काफ़ी जगहों पे फैल चुका था, इवन लंग्स में फैल चुका था उसका। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा कि अब तो ये फैल चुका है, अब तो हम कुछ कहाँ पे काटेंगे और कीमोथेरेपी कितनी की इसको देंगे। तो वो कहने लगा नहीं, वो कह रही है मैं एक दफ़ा डॉक्टर साहब से मिलना ज़रूर है। तो वो ना नेक्स्ट डे उसको लेकर आया, तो ज़ाहिर है मेरी तो बेटियों की तरह थी, तो मुझे कहने लगी मुझे आपसे गिला है, क्योंकि बाप ने कुछ तो बता दिया था ना। मैं कह रही थी कि मैंने इलाज नहीं कराना, बाजू नहीं कटवानी, मेरे अब्बू कह रहे थे कि मेरी वो कटवाना नहीं है, आप हमें कान से पकड़ के कटवाते हैं हमारी बाजू। अभी जो मुझे फलान डॉक्टर के पास गई और उन्होंने कहा है कि मैं तो पता नहीं जिंदा भी रहूंगी कि नहीं। डॉक्टर साहब मैं जिंदा तो रह जाती ना। तो वो एक उसका वो उसके जुमले जो थे ना, दे हाउंट मी समटाइम्स। आप यकीन करें मेरे पास अब जब भी कोई लड़का या लड़की इस एज का कंधे के दर्द का या कहीं बोन्स का आता है और मुझे ज़रा सा भी लगे ना डाउट हो, तो आई गो फॉर बिगर टेस्ट्स के। एंड देन दे यूज्ड टू लिव इन, जहाँ पे मेरा क्लिनिक था, मैं इलाकों का नाम नहीं बता रहा, करीबी। एंड देन आफ्टर आई थिंक अबाउट 15-16 days his father came and he said she died. मर चुकी थी। तो बात को इतने बोझ लेके हमें जीना पड़ता है, जिंदा रहना पड़ता है, हमें डिसीजन लेते हुए एज पेरेंट्स, एज डॉक्टर्स। तो ये दुनिया जो है ना ये बम्पी है। इट्स वेरी बम्पी। There are good days and there are bad days, there are wrong decisions, there are right decisions. आप डॉक्टर के पास चले गए, उसकी बात से आप बेहतर हो गए, जैसे गुड डॉक्टर, अगर नहीं हुए ही इज़ अ बैड डॉक्टर। जैसे आपने ये बताया कि वो ट्यूमर, उसको तो सिर्फ दर्द था, किसी को भी हो सकता है, कंधे में, टांग में, कहीं पे भी हो सकता है, तो वो दर्द के साथ आई और पता चला ट्यूमर है। तो ऐसी कौन सी सिम्टम्स होती हैं कि हम अपनी बॉडी को खुद से देख सकें, खुद से मतलब
एग्जामिन कर सकें कि यार यहाँ दर्द अगर बहुत ज़्यादा टाइम से रह रहा है तो कोई और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए, या हम उसे इनिशियल लेवल पे पकड़ सकें? देखिए 99.9% तो जो यानी इतनी ज़्यादा मैं परसेंटेज बता रहा हूँ नॉर्मल होते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। ना डरने की ज़रूरत है, ना परेशानी की ज़रूरत है। मसलन हमारे यहाँ एक कंधे का दर्द होता है बड़ी उम्र के लोगों को, जिसको फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं, वो महीनों रहता है। एक दफ़ा आप मुस्तनद डॉक्टर के पास चले जाते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए, नॉट क्वैक, तो उसको उसकी नज़र में फ़ौरन पता लग जाता है कि व्हाट्स रॉन्ग। ये हमारी पाकिस्तान हॉकी टीम के मुहिब हुआ करते थे एक, ही वॉज अ प्लेयर, तो ही केम टू मी, ये भी अगेन आज से कोई पता नहीं 35-40 साल पहले की बात होगी, तो मैं म्यो में था, तो ही रिपोर्टेड टू मी विद प्रॉब्लम इज नी जॉइंट। तो उसको भी जब मैंने एग्जामिन किया तो एक पाकिस्तान की हॉकी का प्लेयर कितना फिट होगा, और and ultimately we went through the test and we found that he also had a cancer. और उसको फिर जब वो किया गया फर्दर इन्वेस्टिगेट, देन ही वाज रेफर्ड, ज़ाहिर है कि वो फिर वी रेफर देम टू कंसर्न डॉक्टर्स। अल्टीमेटली उसकी भी जो एंड रिजल्ट यही हुआ, बिकॉज वंस देयर इज़ अ कैंसर एंड अ सार्कोमा और दैट काइंड ऑफ, लेकिन हमें इसका मतलब ये नहीं कि कुछ थोड़ा सा दर्द हो तो परेशान होना चाहिए। 99.9% दर्द जो यंग लोगों को होते हैं वो हल्की सी चोट, पट्टों का खिंचाव, और मैं ये भी बता दूं आपको, हमारे यहाँ जो गर्दन का दर्द है यंग लोगों के अंदर, उसकी सबसे बड़ी वजह होती है जो फ़ोन हम बहुत यूं करके सुनते हैं और जो हर वक्त अपनी गर्दन को झुका के ना मैसेजेस करते रहते हैं। तो इससे बचे। अगर आपने गर्दन के दर्द से बचना है तो अपने फ़ोन को यूं रखें, रात को सोते हुए भी हाथ को यूं रख के फ़ोन पकड़े। उसके दो फ़ायदे हैं, एक तो गर्दन को तकलीफ़ नहीं होगी और दूसरा हाथ थक जाएगा तो आप ज़्यादा देखेंगे नहीं। इसी तरह आपको चोट लग गई घुटने में, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये तो बड़े रेयर केसेस हैं जो मैंने बताए। हमने 3-4 डिसेबिलिटीज़ डील की हैं जो हम देखते भी हैं अपनी सराउंडिंग में, और बच्चे उन चीज़ों से सफ़र भी कर रहे हैं। तो मुझे एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करने जा रही हूँ, बताइएगा कि ये जो डिसेबिलिटी होती है ये हमारी ब्रेन में चेंजिंग्स की वजह से होती है या कहीं बॉडी में ही ऑटोमेटिकली बन जाती है? देखिए जो डिसेबिलिटी है ना, हमारे यहाँ जो क्लासिफिकेशन है वो 4 किस्म की है। ठीक है। एक हो गई विजुअल डिसेबिलिटी, जो नाबीनापन है। ये कंजेटल भी हो सकता है, मारूसी भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। दूसरी होती है जो हियरिंग इम्पेयरमेंट, जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते। तीसरी जिस्मानी डिसेबिलिटी, जो अगेन पैदाइशी भी हो सकती है, एक्सीडेंट की वजह से भी हो। चौथी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हो वो दिमागी होती है। और इसके अंदर दिमागी जो डिसेबिलिटी होती है, इसके अंदर जो स्लो लर्नर्स होते हैं, इनकी आगे फिर कई किस्में हैं। इनके अंदर जो ये मैंने डाउन सिंड्रोम का, ये भी हो सकता है। इसके अंदर सीपी भी हो सकता है। इसके अंदर सीवियर फॉर्म ऑफ ऑटिज़म भी हो सकता है, और बहुत सारी इसके अंदर। तो डिसेबिलिटी ऑन द होल डिपेंड करता है कि विच पार्ट ऑफ योर बॉडी इज अफेक्टेड। इट कैन बी योर बॉडी, इट कैन बी योर ब्रेन, it can be your eyes, it can be your ears. लेकिन इससे निपटने के लिए मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ कि देखिए, माजूरी जो होती है ना, प्राइमरीली ये आपकी सोच में होती है, आपके जिस्म में नहीं होती। आप बड़ी सी बड़ी माजूरी का शिकार हो जाएं, बट इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं तो आप माजूरी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक लास्ट मैसेज अगर हम इन डिसेबिलिटी को कंक्लूड करना चाहें कि इससे कैसे हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं, या जो लोग अभी बेबी प्लान कर रहे हैं, खुदा न खास्ता ऐसी कौन सी गलतियां पेरेंट्स करते हैं कि जिसकी वजह से बच्चे में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो कंक्लूड करना चाहें तो वो मैसेज दें। देखिए मैं 3 बातें बताऊंगा। एक तो ये कि जिन फैमिलीज़ में शादियां होने वाली हों और उनको कज़न मैरिजेस में जाना पड़े और उनको 100% पता हो कि हमारी कज़न्स के अंदर या फैमिली के अंदर कोई 1-2 माजूरियाँ हैं, तो दे शुड बी लिटिल केयरफुल, क्योंकि उनमें फिर चांसेस डिसेबिलिटी का आने का बढ़ जाता है, चाहे पट्टों की हो, नर्व्स की हो, या कोई भी हो।
तो एक तो ये ख्याल। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपनी जो प्रेगनेंसी के दौरान केयर होती है ना, लाइक अल्ट्रासाउंड टाइम पे कराना, बाकी टेस्ट करवाना, और प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के अंदर मेक श्योर करना कि बच्चे की पोजीशन ठीक है। ताकि हमारे यहाँ बात वक्त ये होता है कि डॉक्टर जो है वो कह रहा होता है कि नहीं इसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, माँ बाप झगड़ रहे होते हैं कि नहीं उसके बगैर करें, और वाइस वर्सा भी होता है। तो ट्रस्ट अ गुड डॉक्टर एंड देन फॉलो हिज एडवाइस। और तीसरा, प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड, वाइटामिन्स, इनका ख्याल रखें, टेंशन, गुस्से से बचें। और देखिए इस वक्त वो जो माँ होती है ना जिसके पेट में बच्चा होता है, वो पूरे ख़ानदान का बच्चा होता है। बिल्कुल ऐसा। तो पूरे ख़ानदान को उस लड़की को प्यार से रखना चाहिए। बिल्कुल। मियाँ अगर उससे नहीं भी करता, जो कि करना चाहिए, मैं तंजिया बात कर रहा हूँ, उस वक्त उसको उसका बेटा उसने या बेटी पाल रही हो रही है, वो 9 महीने अपने पेट में रखना, कदर करें उसकी, उस लड़की का ख्याल रखें, उसकी ग़िज़ा। हमारे यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स दही इलाकों में एनीमिया की वजह से हो जाती हैं। माँ को दूध पीने को नहीं मिलता, उसको प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। बाकी जो हादसाती इंजरीज होती हैं तो वो तो एक्सीडेंट्स ऑलवेज हैपन एक्सीडेंटली। थैंक यू सो मच। इतना मज़े का सेशन था कि इमोशनल भी हो गया इंसान अंदर ही, और खूबसूरत भी, अवेयरनेस भी, इंफॉर्मेटिव भी। तो इंशाल्लाह आपको फिर से तंग करेंगे दोबारा से, और नई अवेयरनेस और नई इन्फॉर्मेशन जो है हम अपनी ऑडियंस को देंगे, ताकि हमारी ऑडियंस ये समझ सके कि हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ है तो सब अच्छा लगता है। अगर एक सिंपल बुखार भी हो जाए ना तो हम उससे भी फेड अप होके 3-3 4-4 दिन हमें किसी से बात करने को दिल नहीं करता। तो डिसेबिलिटी तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, इसका ख्याल रखें। इसी के लिए आपको भी हम बार बार बुलाएंगे। थैंक यू। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि अगर कोई बच्चा खुदा न खास्ता डिसेबल है तो उसे आप कैसे डील कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह का और कंटेंट देखना चाहते हैं या आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।